बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है ब्रायोफाइट्स। इससे पहले हमने बैक्टीरिया को स्टडी किया, फिर हमने वायरसेस के बारे में एक चैप्टर पढ़ा। तो बैक्टीरिया का आपको पता है कि उनका एक अलहदा किंगडम है, किंगडम मोनेरा। इसी तरह फिर हमने वायरसेस को पढ़ा, तो उनके बारे में भी आपको पता है कि उनका जो किंगडम है, उनका किंगडम है ही नहीं, उनका हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड नहीं करते। फिर हमने फंजाई के बारे में पढ़ा, पूरा एक चैप्टर जो था हमने फंजाई के डिफरेंट फाइलम्स को डिस्कस किया। तो उनका ताल्लुक भी एक सेपरेट किंगडम, किंगडम फंजाई से है। आज से हमने किंगडम प्लांटी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको शुरू करना है। पहला जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है किंगडम प्लांटी का, जो ग्रुप आएगा हमारे पास वो ब्रायोफाइटा होगा। असल में किंगडम प्लांटी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको हमने 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है जी। 4 ग्रुप्स के अंदर हमने हमने उनको डिवाइड किया हुआ है। अब ये जो 4 ग्रुप्स हैं ये कोई साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं है, यानी जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम रॉबर्ट वाइटेकर ने दिया था, ये ग्रुप्स उस बेस पे नहीं बनाए गए। ये जनरल ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स की कुछ साइंटिफिक बेस नहीं है, ये आपने याद रखना है। तो मैंने अब क्योंकि आज से हमने किंगडम प्लांटी के ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना शुरू करना है, तो मैंने ये प्लांटी के कुछ करैक्टर लिखे हैं कि ये पहली बात तो ये है कि ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी अपनी खुराक ही खुद बना सकते हैं। सो फ्रॉम नाउ ऑन हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे ये सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स होंगे, पहली बात। दूसरी बात, दे आर इन इवॉल्व फ्रॉम ग्रीन एल्जी। जो सारे का सारा किंगडम प्लांटी है उसके बारे में कहा जाता है कि इसकी एवोल्यूशन ग्रीन एल्जी से हुई थी। अब ग्रीन एल्जी हमने पढ़ा, क्लोरोफाइटा को कहते हैं, फाइलम क्लोरोफाइटा के मेंबर्स को ग्रीन एल्जी कहते हैं। और ये बात भी मैंने आपसे डिस्कस की थी कि पुरानी बुक्स के मुताबिक प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन एल्जी से इवॉल्व हुए हैं, लेकिन नई रिसर्च के मुताबिक वो जो है साइनोबैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं। लेकिन क्योंकि हमने जब एग्जाम्स में जाना है तो वहाँ बुक्स को ही फॉलो किया जाता है, तो हम स्टिल जो अपना आंसर है वो ग्रीन एल्जी ही रखेंगे कि जो प्लांट किंगडम है वो ग्रीन एल्जी से इवॉल्व हुआ है। अब ये इवॉल्व कैसे हुए इनको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। किंगडम प्लांटी के ना जी 4 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप है ब्रायोफाइटा, दूसरा ग्रुप है ट्रीडोफाइट्स, तीसरा ग्रुप है जिम्नोस्पर्म्स और चौथा ग्रुप है एंजियोस्पर्म्स। अब सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए थे ग्रीन एल्जी से वो ये ब्रायोफाइट थे, जिनके बारे में आज हमने पढ़ना है। फिर कहा जाता है कि ब्रायोफाइट्स से आगे ये ट्रीडोफाइट्स इवॉल्व हुए। इन ट्रीडोफाइट्स ने आगे जिम्नोस्पर्म्स को इवॉल्व किया और अल्टीमेटली जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म्स इवॉल्व हुए। अच्छा, ये जो है ना निवरा की ना ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रही, तो मैंने तो उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की है। साइमा आप ना उसे को टेक्स्ट करके बता दो कि कहाँ से करनी। मैंने उसे कहा है कि वो वाला कॉल और इंटरनेट वाला जो ऑप्शन आता है लेफ्ट साइड पे उसको क्लिक करे। तो मुझे लगता है उसे उससे अभी भी नहीं हो रहा, तो उसको ज़रा हेल्प आउट कर दे। अच्छा, अभी आप फ्लावरिंग पे ना जाएं, फ्लावरिंग तो बड़ी दूर है, अभी तो किंगडम प्लांट ही स्टार्ट हुआ है, फ्लावरिंग पे अभी हम नहीं जा रहे। सो मैंने अभी फ़िलहाल आपको यही बताया है कि हमारे पास 4 जो हैं ग्रुप्स हैं किंगडम प्लांटी के। ठीक है जी, 4 ग्रुप्स हैं हमारे पास किंगडम प्लांटी के। उनमें से पहला जो है हमारे पास ब्रायोफाइटा है, और दूसरा हमारे पास ट्रीडोफाइट है, तीसरा जिम्नोस्पर्म है और चौथा एंजियोस्पर्म है। चले मैं आगे चलता हूँ। सो इस चैप्टर के अंदर हम ब्रायोफाइटा को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, दैट दे आर फर्स्ट लैंड प्लांट्स। सबसे पहले प्लांट्स जिन्होंने आके ज़मीन पे रहना शुरू किया ये ब्रायोफाइट्स थे। अभी जैसा कि हमने पढ़ा कि ये क्लोरोफाइटा से ग्रीन एल्गी से इवॉल्व हुए हैं, तो वो आपको पता है कि वो पानी के अंदर रहती हैं। सो ग्रीन एल्गी के अंदर ना कुछ एवोल्यूशन हुई, एवोल्यूशनरी चेंजेस हुई, तो उनसे ब्रायोफाइटा बने। और इन ब्रायोफाइटा की जो करेक्टर था वो ये था कि ये लैंड पे आ गए, ये ज़मीन पे आके रहने लग पड़े। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ लें
कि ये पानी में रहते थे और इनकी पानी के साथ नहीं बनी, तो इन्होंने ज़मीन पे आके रहना शुरू कर दिया। अच्छा, दे लिव एट मॉइस्ट प्लेसेस। अब देखिए ना, डायरेक्ट पानी से ज़मीन पे आए हैं तो डायरेक्टली ये इस काबिल नहीं होंगे कि बिल्कुल ही ड्राई इन्वायरमेंट में आके रहना शुरू कर दें। सो जितने भी ब्रायोफाइट हमें मिलते हैं ना, ये ऐसी प्लेसेस पे मिलते हैं जो वेट होती हैं, जो मॉइस्ट होती हैं, जहाँ पर वाटर कंटेंट थोड़ा बहुत मौजूद होता है। अब ये क्यों ऐसी जगहों पे रहते हैं? बिकॉज दे नीड मॉइस्चर फॉर रिप्रोडक्शन। अपना सारे का सारा लाइफ साइकिल जो है ना जी, ये पानी के बगैर गुजार सकते हैं, लेकिन जो रिप्रोडक्शन का इनका प्रोसेस है उसके लिए इनको वाटर की ज़रूरत होती है। पानी से बाहर तो आ गए हैं ग्रीन एल्गी से इवॉल्व होके, लेकिन अभी भी इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। सो दे नीड मॉइस्चर फॉर द रिप्रोडक्शन। अभी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि रिप्रोडक्शन में इनको पानी किस लिए चाहिए होता है। अच्छा, इनको ना हम एम्फीबियस प्लांट्स भी कहते हैं। जैसे हम एम्फीबियन एनिमल्स पढ़ते हैं, तो एम्फीबियन का वर्ड उस ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ होता है जो पानी में भी रह सके और खुश्की पे भी रह सके। यानी जो वो क्या कहते हैं, दो कश्तियों का सवार हो ना जो ऑर्गेनिज्म, उसको फिर हम एम्फीबियस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो अब ये हैं एम्फीबियस प्लांट्स, यानी कि ये ऐसी जगह, ये कम्प्लीटली ड्राई एनवायरनमेंट में भी नहीं रहते और कम्प्लीटली वाटर के अंदर भी नहीं रहते, ये मॉइस्ट प्लेसेस पे रहते हैं। एम्फीबियस का लफ्ज़ समझने के लिए अब आप फ्रॉग की एग्जांपल ले सकते हैं कि फ्रॉग जो है वो खुश्की पे भी रहता है और जब उसका रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो वो पानी में चला जाता है। सो सेम उसी तरह ये करते हैं। अच्छा, दे आर इवॉल्व फ्रॉम ग्रीन एल्गी, ये मैंने आपको बता दिया कि ग्रीन एल्गी से ये इवॉल्व हुए। हमने ये प्लांट्स का पहला ग्रुप स्टार्ट किया हुआ है, मैं आपको फिर ज़रा क्लियर कर दूँ। अच्छा जी, अगला इनका करेक्टर ये है कि दे हैव नो वास्कुलर सिस्टम। इनके अंदर वास्कुलर सिस्टम नहीं होता। वास्कुलर सिस्टम मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। तो हमने पढ़ा कि जाइलम और फ्लोएम का मकसद तो होता है पानी और फूड को ट्रांसपोर्ट करना। तो सवाल ये है कि अगर इनके अंदर वास्कुलर सिस्टम नहीं होता तो फिर वाटर ट्रांसफ़र कैसे होता है? अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है इनके अंदर। कोई अल्टरनेट मेथड तो होना चाहिए ना। तो अगर वास्कुलर सिस्टम इनके अंदर नहीं है तो जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है। ये अब ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गेमिटोफाइट इज डोमिनेंट एंड स्पोरोफाइट इज अटैच्ड टू गेमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट। अच्छा, इसको समझने के लिए मैं ज़रा आपको पीछे ले जाता हूँ एलजी में। हमने ना एलजी के 7 ग्रुप्स पढ़े, तो छठे ग्रुप पे जाके हमने एक ग्रुप पढ़ा जिसको फियोफाइटा कहते थे। तो तो जो फियोफाइटा था ना, वो पहला एलजी का ग्रुप था जिसके अंदर हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिली। यानी इससे पहले जो 5 ग्रुप थे एलजी के, उनके अंदर सिर्फ एक ही जनरेशन होती है पूरे लाइफ साइकिल के अंदर। फियोफाइटा में आके हमने ये एवोल्यूशन देखी कि एक जनरेशन से 2 जनरेशन हो गई हुई हैं। यानी उनमें गेमिटोफाइट जनरेशन भी होती है और स्पोरोफाइट जनरेशन भी होती है। सो एक लाइफ साइकिल में उनकी 2 जनरेशन होती हैं। अब फिर हमने रोडोफाइटा जब पढ़ा तो उसमें भी हमने देखा कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मौजूद है, लेकिन जो दोनों जनरेशन्स हैं वो आइसोमॉर्फिक है। अभी मैं आपको एलजी वाली चीज़ें रिवाइज करवा रहा हूँ। जनरेशन्स आइसोमॉर्फिक है। आइसोमॉर्फिक का मतलब कि फिजियोलॉजिकली देखने में जो दोनों की अपीयरेंस है, देखने में जो दोनों की अपीयरेंस है गेमिटोफाइट की या स्पोरोफाइट की, रोडोफाइटा के अंदर या फियोफाइटा के अंदर, वो सेम है। तो हम देख के उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये गेमिटोफाइट है या स्पोरोफाइट है। अब यहाँ से ही आगे हमारे किंगडम प्लांटी स्टार्ट हुआ है, एलजी से ही आगे। सो आइडियली आइडियली होना यही चाहिए ना कि जो सबसे एडवांस्ड एलजी हैं, अब क्योंकि उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आ गई है और वो आगे प्लांट्स में इवॉल्व हुए हैं, तो प्लांट्स के अंदर भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मौजूद होनी चाहिए सारे के सारे प्लांट्स के अंदर। तो एक बात हम ये क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर ही कि जो भी प्लांट हम पढ़ेंगे उनके अंदर 2 जनरेशन होंगी। एक गैमिटोफाइट जनरेशन होगी और एक स्पोरोफाइट जनरेशन होगी। अच्छा, हम अब ब्रायोफाइटा से स्टार्ट कर रहे हैं ना जी। तो ब्रायोफाइटा में आप ये पढ़ेंगे कि जो ये गेमिटोफाइट जनरेशन है ना, ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट होने का मतलब ये है कि ब्रायोफाइटा की ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा गेमिटोफाइट पे मुश्तमिल है। यानी अगर 1 साल उसकी उम्र है ब्रायोफाइट की, तो 1 साल में से 11 महीने जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आती है वो गेमिटोफाइट की होती है, और जो स्पोरोफाइट होती है वो सिर्फ 1 महीने की होती है। आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड करें।
अब गैमीट जो ब्रायोफाइट है वो प्लांट्स का सबसे सिंपल जो ग्रुप है, सबसे पहला ग्रुप है, प्रिमिटिव ग्रुप है, सबसे पुराना और सबसे एडवांस्ड हमारे पास ग्रुप जो है वो है एंजियोस्पर्म्स का। अब जब हम ब्रायोफाइटा से आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए एंजियोस्पर्म तक पहुंचेंगे ना जी, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो जाएगी। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ब्रायोफाइट में गैमीटोफाइट डोमिनेंट है, हम ब्रायोफाइट से जाएंगे ट्रीडोफाइट्स में, ट्रीडोफाइट से जिम्नोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म में। जब हम अल्टीमेटली एंजियोस्पर्म तक पहुंचेंगे तो गैमीटोफाइट के बजाय स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो जाएगी। मसलन हम बाहर अपने लॉन में कोई भी प्लांट जो देखते हैं वो ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है जी। और उन एंजियोस्पर्म्स में जो स्ट्रक्चर हमें नजर आ रही होती है वो स्पोरोफाइट होती है, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस हमने लेके चलना है। स्टार्ट में ब्रायोफाइट्स के अंदर गेमिटोफाइट डोमिनेंट होगी। जब हम ट्रीडोफाइट्स में जाएंगे, जब हम ट्रीडोफाइट्स में जाएंगे तो ये जो है पार्शली डिपेंडेंट हो जाएगी। और जब हम आगे जाएंगे उस पे जिम्नोस्पर्म्स में, तो जो स्पोरोफाइट है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी। अच्छा, अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाला कॉन्सेप्ट अलहदा है साइमा, और डोमिनेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अलहदा है। एक चीज है डोमिनेंट होना। अब डोमिनेंट होने का मतलब ये है कि एक साल की जिंदगी में 11 महीने गेमिटोफाइट हमें नजर आती है और 1 महीना स्पोरोफाइट नजर आती है। अब ये है डोमिनेंट होना। डिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक सेल्स नहीं बना रही और फूड के लिए डिपेंड कर रही है गेमिटोफाइट के ऊपर। ये है डिपेंडेंट होना, ठीक है जी। तो ये दोनों चीजें डिफरेंशिएटेड है। हाँ जी, इसमें जो है वो हैप्लॉइड स्टेट ज्यादा परमानेंट रहती है डेफिनेटली, क्योंकि ये गेमिटोफाइट है। अच्छा, मैं अगर अपनी बात कंक्लूड कर लूँ तो एक चीज तो आप ये क्लियर कर लें कि अब यहाँ पर गेमिटोफाइट डोमिनेंट है। ट्रीडोफाइट्स में जाएंगे तो स्पोरोफाइट को थोड़ा सा ज्यादा मौका मिलता है अपने आप को शो करवाने का। जिम्नोस्पर्म में जाके जो है वो स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट हो जाती है और गेमिटोफाइट जो है वो रिसेसिव हो जाती है। और जब हम एंजियोस्पर्म में जाएंगे तो जो गेमिटोफाइट रिसेसिव हो गई थी, यानी कम शो हो रही थी, वो बिल्कुल ही जो बेचारी है रेड्यूस्ड हो जाती है। एंजियोस्पर्म में जाके हम रेड्यूस्ड का लफ्ज यूज करेंगे, यानी वो जो एक फ्लावर के अंदर हमें एंड्रोशियम और गाइनेशियम नजर आता है, पूरे प्लांट में से जो बेचारी गेमिटोफाइट है वो सिर्फ उतनी सी रह जाती है, 1% से भी कम। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट है डिपेंडेंट होने का। यहाँ अब लिखा हुआ है कि स्पोरोफाइट इज अटैच टू गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि स्पोरोफाइट अपने लिए खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती, इसके पास फोटोसिंथेसिस वाले सेल्स जो हैं वो नहीं है। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि स्पोरोफाइट जो है वो गेमिटोफाइट के ऊपर जी डिपेंडेंट है। अब गेमिटोफाइट उगी होगी, उसके ऊपर स्पोरोफाइट लगेगी छोटी सी और वो डिपेंडेंट होगी, मतलब वो उसके अंदर फोटोसिंथेटिक सेल्स नहीं है। साइमा की बात किसी हद तक सही थी। ब्रायोफाइट के हमारे पास 3 हैं ग्रुप्स, हेपाटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा और एंथोसिरोप्सिडा। हाँ जी, स्पोरोफाइट जो है वो गेमिटोफाइट के ऊपर बनती है। तो उनमें से ना जो पहले दो हैं उनमें स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है, और जो एंथोसिरोप्सिडा जो सबसे एडवांस्ड ग्रुप है ब्रायोफाइटा का, उसमें जाके ये पार्शली डिपेंडेंट हो जाती है। तो ये आगे जाके पार्शली और कंप्लीटली वाली बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। सो इन जनरल हम यही कहते हैं कि ब्रायोफाइटा के अंदर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है, ट्रीडोफाइटा में पार्शली इंडिपेंडेंट हो जाती है जाके। इन जनरल जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है। लेकिन अगर हमने इंडिविजुअल ग्रुप्स की बात करनी है ब्रायोफाइटा के अंदर, तो फिर एंथोसरोप्सिडा जो है ना, उसके अंदर पार्शली डिपेंडेंट है, बाकी दोनों के अंदर ये फुली डिपेंडेंट है। अच्छा जी, अगली बात, ब्रायोफाइटा के अंदर जो ये वेजिटेटिव बॉडी होती है ये होमोस्पोरस होती है, यानी स्पोर्स एक ही तरह के बनते हैं। इन अब देखिए इसमें भी चेंज आएगा आगे जाके, स्पोर्स होमोस्पोर्स की जगह हेटेरोस्पोर्स हो जाएंगे, यानी दो मुख्तलिफ तरह के स्पोर बनने बनने शुरू कर देंगे। एक स्पोर बनेंगे जिनको माइक्रोस्पोर कहेंगे, ज़रा याद कीजिए, और एक को कहेंगे मैक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर जो है वो मेल गमीटोफाइट बनाएंगे और मैक्रोस्पोर जो है वो फीमेल गमीटोफाइट बनाएंगे। सो अब क्योंकि ये अभी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का सिर्फ स्टार्ट है, तो यहाँ पर जो स्पोर्स बनते हैं वो होमोस्पोर्स होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स जी एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। अब ये पॉइंट हमने यहाँ ही क्लियर कर लिया, बहुत अच्छी बात है।
इस पूरे ग्रुप के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे उनका नाम एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया ही रहना है। ये दोनों मल्टी सेलुलर हैं, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, ये याद रखिएगा। ये पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, यानी स्पर्म और एग नहीं है, ये पूरे पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और इनके अंदर स्पर्म और एग मौजूद होते हैं। हाँ, लाइफ साइकिल जी, हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। अब मैं इसको वहीं से कनेक्ट करता हूँ पीछे से, कि मैं आपको कह रहा था कि एलजी के अंदर आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, दोनों जनरेशन सेम होती हैं। तो अब थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन आई है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हम जा रहे हैं प्लांट्स में, तो यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हेट्रोमॉर्फिक हो जाती है, यानी स्पोरोफाइट की शेप और होती है और गेमेटोफाइट की शेप और होती है। अगेन मैंने ये बात लिख दी है, गेमेटोफाइट डोमिनेंट है, हैप्लाइड है, and अच्छा, it may be thallus or may be differentiated into structures resembling leaves, stems and rhizoids। एल्जी के केस में ना जी हम ये पढ़ते हैं कि एल्जी का थैलस होता है, उसकी बॉडी लीव, स्टेम एंड रूट में डिफरेंशिएटेड नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह से जो ब्रायोफाइटा है। अब इनके अंदर ना दो ग्रुप्स हम बना सकते हैं बॉडी स्ट्रक्चर की, वेजिटेटिव बॉडी की बेस पे। कुछ ब्रायोफाइटा ऐसे हैं जिनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल थैलस होता है, बिल्कुल एल्जी की तरह, जो यानी इनिशियल ब्रायोफाइट्स हैं, जो शुरू के ब्रायोफाइट्स हैं, उनकी बॉडी बिल्कुल सिंपल थैलस होता है। और जो थोड़े से एडवांस्ड ब्रायोफाइट्स हैं, उनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जो लीव्स की तरह होती हैं या स्टेम्स की तरह होती हैं, लेकिन ट्रू लीव्स और स्टेम्स नहीं होते, ये अभी नहीं बने, ये ट्रिडोफाइट्स में जाके बनेंगे, वास्कुलर प्लांट्स में। सो गेमेटोफाइट के अंदर दो तरह की बॉडी हो सकती है, या तो थैलस, या ऐसी होगी जिसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होंगी दैट विल बी रिजेंबलिंग लीव्स, स्टेम्स और राइजोइड्स। स्पोरोफाइट इज पार्शली और फुली डिपेंडेंट। अब ये साइमा वाली बात क्लियर होगी, पार्शली भी डिपेंडेंट हो सकती है और फुली भी। फुली डिपेंडेंट होगी शुरू के ग्रुप्स में, और पार्शली डिपेंडेंट होगी जो थोड़े से एडवांस ग्रुप्स हैं। स्पोरोफाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ फुट, सीटा एंड कैप्सूल। हाँ जी, ये जो स्पोरोफाइट है ना, ये डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर होती है। इसके नॉर्मली तीन पार्ट होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। फुट बेस को कहते हैं, यानी वो जगह, पैर की एग्जांपल ले लें ना, फुट फुट को पाँव ले लें, तो वो जगह जहाँ से स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट के साथ अटैच्ड है, उसको फुट कहते हैं। फुट का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको सीटा कहते हैं, और जो टर्मिनल पार्ट होता है उसको कैप्सूल कहते हैं। रिप्रोडक्शन जी, अभी मैं जनरली डिस्कस कर रहा हूँ ब्रायोफाइटा को, मैं इसकी डिवीजन पे नहीं गया अभी। रिप्रोडक्शन, सो पहले अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो बहुत कॉमन है, प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट टूटेगा और जो है वो अगला नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। नाउ दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के केस में इट इज oogamous। अभी हमने बार बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तीन टाइप्स पढ़ ली हुई हैं, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड oogammy। अब oogammy ऐसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनका साइज भी डिफरेंट होता है और उनकी शेप भी डिफरेंट होती है। उनमें से एक जो है एग होता है और दूसरा स्पर्म कह लें या एंथीरोजाइड कह लें, वो होता है। दोनों की शेप्स डिफरेंट, बिहेवियर डिफरेंट, साइज डिफरेंट। जैसे मैंने आपको पहले कहा, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया है, और मैं आपको कह रहा था बोथ आर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स। ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये आखिरी पॉइंट जो मैंने लिखा है, यहाँ से फिर मैं आपको ले जाना चाहूँगा पीछे एलजी की तरफ। एलजी जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो वहाँ हमने एक बात डिस्कस की थी कि इसके एलजी के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, ये लफ्ज़ मैंने वहाँ यूज़ किया था, यानी उनके गिर्द किसी भी किस्म की प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल्स नहीं होती। अब अगेन, ये वो करेक्टर है जो एलजी को किंगडम प्लांटी से डिफरेंशिएट करता है, कि उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके गिर्द कोई लेयर ऑफ सेल्स, प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद नहीं होती। लेकिन जैसे ही फिनाबेली, जैसे ही हम प्लांट्स के अंदर आए हैं, आप देखिए मैंने यहाँ एक लाइन लिखी है कि एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया के इर्द गिर्द अ जैकेट ऑफ स्टीराइल सेल्स होती है, यानी इनको एक लेयर ऑफ सेल्स ने कवर किया होता है। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा एमसीक्यूज के हवाले से। अच्छा जी, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडिया मल्टी सेलुलर है, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके अंदर होते हैं एंड्रोगोनल सेल्स। अब ये थोड़ा सा प्रोसेस है किस तरह एंथीरोजाइड बनते हैं, तो मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट करके यहाँ लिख दिया। एंथ्रीडिया के अंदर एंड्रोगोनल सेल्स होते हैं जो बनाते हैं एंड्रोसाइट्स को। पहली बात, एंड्रोगोनल सेल्स एंड्रोसाइट्स को बनाते हैं, और फिर ये जो एंड्रोसाइट्स हैं दे डेवलप इनटू एंथीरोजॉइड्स। एंड्रोसाइट बने
और वो एंथीरोजॉइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो एंथीरोजॉइड है ये एक्चुअली स्पर्म कह लें आप, जो कि जाके एग से फर्टिलाइजेशन करते हैं। इसी तरह अगर आर्चिगोनिया की बात करें तो ये फ्लास्क शेप्ड होती है, फ्लास्क आपको पता ही है, और इसके कुछ पार्ट हैं। जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, जो थोड़ा सा स्वोलन होता है, उभरा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं वेंटर। जो अपर पोर्शन होता है आर्चिगोनिया का उसको नेक बोलते हैं। और वो जगह जिसको हम वेंटर कह रहे थे, उसके अंदर एग प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। अच्छा, सेल प्रेजेंट अपर टू द एग इज कॉल्ड वेंट्रल कैनाल सेल। सो एग का तो हमें पता चल गया ना कि वेंटर के अंदर एग होगा। अब एक और सेल टाइप होती है इनके अंदर, यानी एग के ऊपर वाले जो सेल्स हैं उनको हम वेंट्रल कैनाल सेल्स कहते हैं। एग और एग के ऊपर जो सेल्स हैं उनको वेंट्रल कैनाल सेल्स कहेंगे। नेक ऑफ आर्चिगोनियम हैज सेल्स कॉल्ड नेक कैनाल सेल्स। जी, तो हम अभी कह रहे थे कि जो अपर पोर्शन है आर्चिगोनिया का उसको नेक कहते हैं। तो नेक के जो सेल्स हैं उनको हम नेक कैनाल सेल्स कहते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया की। मेरे लेफ्ट साइड पे ये एंथ्रीडिया है, ये बाहर वाली साइड पे देखें ये प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल्स है, और अंदर आपको एंथीरोजाइड देखने को मिलेंगे। ये एंथीरोजाइड जिस जगह पे मौजूद हैं उस जगह को हम कहते हैं, ये आपके सामने नाम लिखा हुआ है, एंथ्रीडियल चैम्बर। एंथ्रीडियल चैम्बर यानी वो चैम्बर जगह को, स्पेस को कहेंगे, यानी वो जगह जहाँ पर एंथ्रीडिया मौजूद है उनको हम एंथ्रीडियल चैम्बर कहते हैं। अच्छा, सबसे ऊपर एक चीज लिखी हुई है ऑस्ट्यूल, ऑस्टियोल भी कह लें, ऑस्ट्यूल भी कह लें, जैसे आपकी मर्जी है। तो ये जो ऑस्ट्यूल है ये होती है ओपनिंग, किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ओपनिंग को हम ऑस्टियोल कहते हैं। ये याद रख लें, वैसे ही जनरल टर्म है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो ओपनिंग होती है जहाँ से एंथीरोजॉइड्स बाहर निकलते हैं उसको ऑस्टियोल कहते हैं। ये लेफ्ट साइड में हमारे पास आर्चिगोनियम की डायग्राम है। ये मैं आपको कह रहा था फ्लास्क शेप होती है। अब ये इसका नीचे वाला पार्ट है, ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हम वेंटर कहते हैं। वेंटर के सेंटर में देखें एग मौजूद होगा, और एग के ऊपर वाला जो सेल है इसको देखें उसने लेबल किया हुआ है वेंट्रल कैनाल सेल। एग के ऊपर वाला सेल वेंट्रल कैनाल सेल। और अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं तो हम जो ऊपर वाला पोर्शन है जिसको हम नेक कह रहे थे उसके सेल्स को कहते हैं नेक कैनाल सेल्स। तो ये कुछ टर्म्स हैं एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया के हवाले से, आपको याद होनी चाहिए। डेवलपमेंट के हवाले से मैंने कुछ भी इंक्लूड नहीं किया, डेवलपमेंट के हवाले से मैंने कुछ भी इंक्लूड नहीं किया। उसकी वजह ये है कि डेवलपमेंट में से एमसीक्यूज आने के चांसेस बहुत कम है, वो हमें खप सी है और उस पर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम जनरली पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइटा को सारे को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जी स्पोर्स के थ्रू होती है और स्पोर हैप्लॉइड होते हैं। अभी आप यहाँ पर भी ये पॉइंट क्लियर कर लीजिए कि स्पोर अब जो भी बनेगा ना पूरे किंगडम प्लांटी के अंदर सारे के सारे स्पोर्स जो हैं वे हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि उन्होंने गैमेटोफाइट बनानी होती है। वो डिप्लॉइड स्पोर्स वाला चक्कर खत्म हो गया जो एलजी में बनते थे। यहाँ पर जितने भी स्पोर्स बनेंगे ऑलमोस्ट वो हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि उन्होंने गेमेटोफाइट बनानी होती है। और आपको पता है गेमेटोफाइट हैप्लॉइड होती है। तो नॉर्मली क्या होगा, एक स्पोर मदर सेल में जो कि डिप्लॉइड हुआ करेगा, मियोसिस हुई करेगी और वो 4 स्पोर्स में डिवाइड हो गया करेगा, और वो चारों स्पोर हैप्लॉइड हुआ करेंगे और जो है वो गेमेटोफाइट बनाया करेंगे। एम्ब्रियो फॉर्मेशन जी, जाइगोट इज रिटेन्ड विद इन आर्चिगोनियम। एक दिन मैंने आपको एमसीक्यूज भेजा था कि एलजी में और इनमें फ़र्क क्या है, किंगडम प्लांटी में क्यों नहीं उनको रखा गया। तो उसका आंसर हमने ये डिस्कस किया था कि पूरे किंगडम प्लांटी के अंदर एम्ब्रियो बनता है, एलजी के अंदर एम्ब्रियो नहीं बनता। तो अब देखिए जैसे ही हम किंगडम प्लांटी के पहले ग्रुप पे आए हैं हमने एम्ब्रियो की बात करना शुरू कर दी है। सो जाइगोट बनता है एंड इट इज रिटेन्ड विद इन आर्चिगोनियम। जाइगोट बन के फॉरन रिलीज नहीं हो जाता, बल्कि आर्चिगोनियम के अंदर ही उसकी डेवलपमेंट होती है। आर्चिगोनियम वही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है। हाँ, जनाब क्लासिफिकेशन 3 ग्रुप है। पहला ग्रुप है हेपाटिकोप्सिडा, इसको लिवर वर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, लिवर वर्ड्स कहते हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं जी हमारे पास मार्चेंटिया और पुरेला। दूसरा ग्रुप है ब्रायोप्सिडा, मोसिस भी कहते हैं, एग्जांपल्स हैं फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम। तीसरा ग्रुप है हमारे पास एंथोसिरोप्सिडा और इसको हॉर्नवर्ड्स कहते हैं, और इसकी एग्जांपल है हमारे पास एंथोसेरस। अब जिस तरतीब से ये यहाँ पर ग्रुप्स लिखे हुए हैं ना तीनों, वही इनकी एवोल्यूशनरी तरतीब है। यानी सबसे पहले हेपाटिकोप्सिडा का ग्रुप बना, उनसे फिर ब्रायोप्सिडा का ग्रुप बना, और उनसे फिर एंथोसिरोप्सिडा का ग्रुप बना। सो इन तीनों में से जो सबसे मॉडर्न है दैट इज एंथोसिरोप्सिडा,
और जो सबसे एंशियंट है, जो सबसे पुराना है, दैट इज हेपाटिकोप्सिडा। तो सबसे सिंपल करेक्टर आपको हेपाटिकोप्सिडा में मिलेंगे और सबसे एडवांस करेक्टर आपको एंथोसिरोप्सिडा में मिलेंगे। Initially, all three were included in one division, Bryophyta, but later it was realized that all are distinct. अब शुरू में ये तीनों ग्रुप ना जी उन्होंने एक ही डिवीजन के अंदर रखे थे, जिसको कहते हैं ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा को उन्होंने तीन सब डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया है, हेपाटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा और एंथोसिरोप्सिडा। तो अब हम इनको सेपरेटली सेपरेटली पढ़ते हैं। चले, ये भी बात होगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज, एक लाइन मैंने वर्ल्ड की हुई है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। अभी देखिए, हम लेक्चर के शुरू से बात कर रहे हैं कि जो ब्रायोफाइट है वो एल्गी से इवॉल्व हुए हैं। अब ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है कि एल्गी में और इनमें फिर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो होंगी ना, क्योंकि एल्गी जो है वो इनके वालदैन है और ये उनके बच्चे हैं। तो फिर वालदैन और बच्चों में कोई ना कोई सिमिलैरिटीज तो होंगी। ठीक है जी। इसी तरह एल्गी में और इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होंगे ना, जिसकी बेस पे ये अलहदा ऑर्गेनिज्म बन गए हैं, जिसकी बेस पे ये जो है किंगडम प्लांटी में शामिल हो गए हैं। सो ऑब्वियसली एल्गी और इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज भी होंगी और डिफरेंसेस भी होंगे। सो वो सिमिलैरिटीज क्या होंगी आप लोग खुद भी सोच सकते हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी से जरा बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एल्गी और ये दोनों ऑटोट्रॉफ हैं, दोनों में क्लोरोफिल होता है, दोनों को रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। दोनों का जो एंथीरोजॉइड है, यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसको उसके साथ फ्लैजेला लगे होते हैं, वो मोटाइल है। और दोनों की बॉडी जो है वो रूट्स में और स्टेम में और लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं है। इसके अलावा दोनों में वास्कुलर ऑर्गन नहीं होते। ठीक है जी। तो ये इतने सारे जो हैं वो आ गए हमारे पास, जो है सिमिलैरिटीज आ गई। अभी हम अगर डिफरेंसेस पे चले जाएं तो इनमें एम्ब्रियो होता है, एल्गी में नहीं होता है। जो एल्गी हैं वो पानी के वो ड्राई इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते, ये रह सकते हैं। एल्गी की जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो आइसोमॉर्फिक होती है, इनकी हेट्रोमॉर्फिक होती है। एल्गी के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके इर्द गिर्द जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती, इनके अंदर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो ये इस तरह के बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो इनके दरमियान है। इसी तरह आप भी कुछ सोचिएगा, मजीद पेपर ए को पढ़ लीजिएगा, उसमें काफ़ी सारे लिखे हुए हैं जो कि जनरल सी बातें हैं, कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइट्स, अब यहाँ से आगे उन्हें स्टार्ट करना है। सेशन हमारा पहला तो एंड होने वाला है, 15 मिनट हमारे आज वेट करने में ही गुजर गए, तो मैं इसको एंड कर रहा हूँ। आप सारों ने कोशिश करनी फ़ौरन ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमने मजीद टाइम जो है वो ज़ाया नहीं करना। तो मैं इसको एंड करता हूँ अभी, और आप सारे जो है फ़ौरन से ज्वाइन करें। ठीक है जी। मुझे ना इन अभी चैट में रिस्पॉन्ड करें ताकि मैं फिर एंड कर सकूँ। कर दो एंड। चले, मैं कर रहा हूँ एंड। दोबारा सारे लोग जल्दी से करें ज्वाइन।